नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए एसएससी के क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर भी करें जिससे ज़्यादा साथी लाभ उठा सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 40 क्वेश्चन तक हम इस सेशन में करवाए थे आपको, और भी क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो आज मैं 41वां क्वेश्चन की बात करूंगा जिसमें है बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो एसएससी एफसीआई का क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये एग्जाम में जो है बराबर पूछा ही जाता रहता है। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर राइट क्या होने वाला है? बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर करेक्ट होगा, आर्गन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? बिजली के बल्ब में कुछ दाब पर मुख्यतः अक्रिय गैस जैसे आर्गन, जो अक्रिय गैस आर्गन कितना परसेंट होता है आपका? 93% आर्गन होता है। क्लियर? इसमें भरा होता है। और इसी के साथ में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी होती है। वो कितना परसेंट होती है? 7%। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो कितना परसेंट होती है? 7%। नाइट्रोजन 7% होती है। और जो आपका आर्गन है वो कितना परसेंट होता है? 93%। क्लियर? तो आपका जो सही आंसर होगा, जो आर्गन होता है वो 93, मतलब इसका सी विकल्प सही होगा। और नाइट्रोजन 7% होता है तो नाइट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है आपका आंसर वही सही होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है मीटर वोल्ट, मीटर एम्पियर, एम्पियर मीटर, वोल्ट धारा। लोअर डिवीजन कलर का है ये, ठीक है। एसएससी 2005 का क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसका जो आंसर है। देखिए, जो भी चुंबक होता है, चुंबक के जो दोनों सिरों पे बल रेखाएं बनती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबक को चुंबकीय जो उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, उसको जो मात्रक होता है वो एम्पियर प्रति मीटर में होता है। किस में होता है? एम्पियर प्रति मीटर में होता है। क्लियर? एम्पियर प्रति मीटर में होता है। तो सी आपका आंसर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इसके पहले भी मैंने बताया था। ट्रांसफार्मर होता है कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बढ़ाया जाता है। तो इसमें लिखा गया है या डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो डीसी को एसी में परिवर्तित करने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसका मतलब पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? गलत होगा। दूसरा है यह एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर आपका बी विकल्प आपका राइट होगा। और एक बात में और जान लो, जो ट्रांसफार्मर होता है केवल और केवल एसी करंट पर ही काम करता है। डीसी पे हम ट्रांसफार्मर को यूज नहीं कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर केवल एसी पे ही वर्क करता है। क्लियर? तो आप और एक क्या होता है, जो जैसे आपके गांव वगैरह में ट्रांसफार्मर लगे होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? 11000 वोल्टेज को 440 में कन्वर्ट करना, मतलब कि करंट को कम करना और करंट को बढ़ाना, मतलब कि डाउन करना और बढ़ाने के लिए। इस तरह से जो आपके जो ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं, मतलब कि विद्युत को कम करना और विद्युत को बढ़ाना, ठीक है। या एसी वोल्टेज को जो है बढ़ाने और घटाने का, जहाँ पे जरूरत होती है कम करने को वहाँ कम करने वाला लगा देते हैं, जहाँ बढ़ाने की होता है वहाँ बढ़ाने वाला, ठीक है। और इस दूसरा है सी वाला कि यह एसी वोल्ट को डीसी में परिवर्तित करता है। तो ये वाला भी आपका गलत होगा। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आपका डी विकल्प भी क्या होगा? गलत होगा। एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सा सही होगा? बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। बी विकल्प आपका राइट होगा। एसी वोल्ट को बढ़ाने और घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं?
तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, तो जो आपका विद्युत भंडारित करता है, जैसे आप देखे होंगे कैपेसिटर होता है, उसको दोनों तारों उसमें तार होते हैं। जैसे कि इसमें आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा सा दिखा दे सकता हूँ। जैसे मान लो कि ये ऐसे ही रहता है, ये ऐसे, इसमें 2 तार ऐसे लगे रहते हैं, और जब इसको हम स्विच में लगाते हैं तो इसको दोनों को जब हम टच कराते हैं तो इसमें से एक चिंगारी टाइप का निकलता है। तो यही जो कैपेसिटर है आपका, तो यही जो है विद्युत को संधारित करता है, मतलब कि संधारित जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, तो संधारित आपका सही आंसर होगा। क्लियर। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, संधारित कहा जाता है। संधारित एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर। किस में किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फोटो सेल से अगर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करें विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और जब हम विद्युत मोटर द्वारा परिवर्तित किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में जब परिवर्तित किया जाता है तो विद्युत मोटर की जरूरत पड़ती है। जब ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है तो माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है, माइक्रोफोन की, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा को जब ध्वनि में तो लाउड स्पीकर, जब विद्युत ऊर्जा को जब ध्वनि में किया जाता है तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से एक फोटो सेल से प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो आपका डी विकल्प आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। टेप रिकॉर्डर को किस चीज के समीप नहीं रखना चाहिए। तो घड़ी, चुंबक, बिजली का स्विच बोर्ड, रेडियो। तो टेप रिकॉर्डर को चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। किसके पास नहीं रखना चाहिए, चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण इसकी क्रिया प्रभावित होती है। जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है इसी के कारण चुंबकीय प्रभाव क्लियर, चुंबकीय प्रभाव के कारण इसकी क्रिया प्रभावित हो जाती है, ठीक है। जो टेप रिकॉर्डर का प्रोसेस होता है उसमें जो है उसकी जो क्रिया होती है वो क्या होता है, इफेक्टिव हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किस परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध, धारिता, प्रेरक, डायोड। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका धारिता सही आंसर है, ठीक है। किसी चालक के विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली जो वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। किसी चालक के विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, डीसी को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। इसका जो काम होता है डीसी को ब्लॉक करने में काम आता है। तो कौन सा 47 का आंसर होगा, बी विकल्प सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 48 नंबर देखेंगे। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। कई बार सवाल पूछा गया, रेलवे का भी क्वेश्चन है ये, आरआरबी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये एएलपी में भी क्वेश्चन पूछा गया। रेलवे का क्वेश्चन है कि यदि तांबे के तार को दुगुना कर दिया जाएगा। और यूपीपीसीएल जो ट्रेड थ्योरी पूछा जाता है इलेक्ट्रीशियन की, यूपीपीसीएल में कई बार क्वेश्चन आया है ये, ठीक है, कि यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा,
ठीक है, ये चीज़ आप जान लीजिए। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, यदि तांबे की तार को दुगुना बढ़ाया जाए और उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ये चीज़ आप याद कर लीजिए। जैसे कि यदि किसी तार का प्रतिरोध R है, जैसे मान लो किसी तार का प्रतिरोध कितना है, एक सेकेंड, जैसे कोई तार है उसका प्रतिरोध कितना है, R है, R ओम है, ठीक। तथा इसे खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक से कितना कर दी जाए। मान लो कि जैसे R है, दुगुना करने के लिए कह रहा है, इसमें दुगुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो जैसे R है, इसका R ओम है, तो इसकी लंबाई मान लो इतना है, इसको खींच के इतना कर दिया जाए। या n, ये आपका कितना है, R है, अब ये कितना हो गया, n गुनी कर दिया जाए, n गुनी कर दिया जाए। तो तार का जो नया प्रतिरोध होगा, तार का जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा। जैसे मान लो ये R1 है, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू R हो जाता है। कितना हो जाता है, R1 इक्वल टू n की पावर R हो जाता है। क्लियर, ये चीज हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है। यदि, और इसका जो आंसर होगा इसके पिछले वाले क्वेश्चन का, इसका जो होगा इसका 4 गुना होगा, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दोगुना करेंगे और n का स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखेंगे 49 देखेंगे। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तार को लंबा किया जाए, प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त तो सभी। तो आपका ए विकल्प राइट आंसर होगा, बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये ना सोचना केवल ये एसएससी 2012 के ही क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में पूछा गया है। रेलवे का है, आरआरबी का है, ये आरआरबी का है क्वेश्चन, ठीक है, आरआरबी का भी है। और यूपीपीसीएल इसमें भी जो आपका उत्तर प्रदेश का जो ये आता है यूपीपीसीएल, उसका ये है, ठीक है। चलिए देखेंगे, उसका भी ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, बढ़ता है। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी विकल्प होगा, जस्ता। जस्ता इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिंक का लेपन लोहे पर करने से लोहे में जंग नहीं लगती है। जिंक ऑक्सीजन से अवक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, जो वायु में उपस्थित जल से क्रिया करके जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है। और अंततः जिंक हाइड्रोक्साइड वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अवक्रिया करके अपारगम अघुलनशील तथा सख्त जिंक कार्बोनेट का परत बनाता है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है। क्लियर, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जस्ता होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, निकेल सल्फेट के घोल को डुबोना होगा, चम्मच को एनोड और शुद्ध निकोल राड को कैथोड बनाना होगा, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल राड को एनोड बनाना होगा, ठीक है। निकेल सल्फेट का लेप करके सुखाना होगा। क्या करना होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर है सी विकल्प, सी जो करेक्ट आंसर होगा आपका, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकोल राड को एनोड बनाना होगा, ठीक है। तो चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकोल राड को एनोड बनाकर किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित किया जा सकता है। तो आपका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है, किसमें, ये चीज बताना है। किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। तो आपका जो बैटरी होती है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना, बैटरी ही तो है। बैटरी में क्या होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। और एक बात ध्यान समझना, जो बैटरी होती है 2 प्रकार की होती है। एक प्रथम सेल होता है आपका प्रथम सेल, और एक होता है आपका द्वितीय सेल। एक होता है प्रथम सेल, एक होता है आपका द्वितीय सेल। एक सेकंड, प्रथम सेल होता है, एक होता है आपका द्वितीय सेल, सेकंड होता है। क्लियर।
तो जो आपका ये दोनों शेल होते हैं, द्वितीयक शेल या बैटरी कह सकते हैं। प्राथमिक बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जो आपका प्राथमिक सेल होता है, जो आपका प्राथमिक सेल होता है, फर्स्ट जो सेल होता है, प्राथमिक सेल जो होता है, प्राथमिक सेल जो होता है, इसको जो है प्राथमिक सेल को या बैटरी को रासायनिक ऊर्जा को, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को सीधे किसमें, रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस में बदला जाता है, विद्युत में बदला जाता है, किया जाता है। और एक बार प्रयोग हो जाने पर बेकार हो जाता है। ये एक बार प्रयोग होने पे क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन जो द्वितीय सेल या बैटरी होता है, पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये चार्ज करने के बाद बार बार प्रयोग किया जाता है। मतलब जो प्रथम सेल होता है उसमें क्या होता है, वो रासायनिक ऊर्जा से सीधे सीधे हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। जैसे आपकी जो छोटी बैटरी आती है, जो हम लोग घड़ी वगैरह में प्रयोग करते हैं, वो पहले से चार्ज होती है, उसको हम केवल एक बार यूज करते हैं पहले सेल में, पहला टाइप का जो सेल होता है। और जो दूसरे टाइप का सेल होता है, जैसे आपका इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर क्या होता है, पहले उसको हम लोग चार्ज करते हैं, मतलब पहले क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ से इन्वर्टर के माध्यम से फिर हम क्या करते हैं, फिर उसी जो है विद्युत रासायनिक ऊर्जा को हम फिर से क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपका जो सवाल है वो क्या पूछ रहा है, किसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा मतलब बैटरी सेल को हम विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बैटरी होगा। क्या होगा, बैटरी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आपको रासायनिक ऊर्जा मतलब जो बैटरी है आपकी, जो आपकी बैटरी है, बैटरी में जो संचित एनर्जी है, ठीक है, वो चीज हम निकालेंगे तो किस में जाएगा, कन्वर्ट होके विद्युत ऊर्जा में जाएगा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किसमें क्या क्या कहलाता है, आपका ये बैटरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, को गर्म करने पर, उसको गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, सेमीकंडक्टर को गर्म किया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो अर्धचालक होता है उसको गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की बात कर रहा है। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। लेकिन चालकता क्या होती है, बढ़ती है। उसकी जो चालकता होती है वो बढ़ती है। चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो अर्धचालकों की जो चालकता पे जब ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है, किसके विपरीत होता है, अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है, क्लियर। लेकिन अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, घटेगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 जो है, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं। ऊनी जो कपड़े हैं वो शरीर की रक्षा करते हैं सर्दियों में। क्यों करते हैं ऐसा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी क्वेश्चन है, ये 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखेंगे, वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊनी कपड़े के माध्यम से ऊष्मा किरणों शरीर में प्रवेश कर जाती है, वे ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे ऊष्मा के क्या होते हैं, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वे ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आपका बी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। लंबी अवधि के प्रयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। लंबी अवधि के बाद क्यों होता है ऐसा, इसका कारण क्या है, तो इसका करेक्ट कारण क्या है, ठीक है। टंगस्टन धातु तंतु की वाष्प बनकर वह एकत्रित हो जाता है, ठीक है, यही आपका सही आंसर होएगा, ठीक। और भी देख लेंगे,
क्योंकि ऐसा देख लेंगे इसमें कि जो लंबी अवधि के उपयोग के बाद टंगस्टन तंतु की जो वाष्प बनकर बल्ब के भीतर सतह पर एकत्रित हो जाए, जिसके कारण वाष्प रहता है, वो जो टंगस्टन तंतु की जो वाष्प बनकर बल्ब की भीतर की सतह पर क्या हो जाता है, एकत्रित हो, जिसके कारण बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला सा धब्बा बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए विकल्प राइट आंसर होगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगला देखेंगे 57 नंबर। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किस नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक। तो आपका जो सही आंसर है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा, इसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया है, क्वेश्चन नंबर 56 जो है नहीं है, थोड़ा मिस हो गया है, 57 से। ठीक है, 55 का 57 है। तो आपका जो इसका आंसर होगा डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, वायु प्रदूषक। क्या होता है? वायु प्रदूषक। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग वायु से निलंबित कणों को मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषक को क्या होता है, तो आपका ये जो डी विकल्प है ये सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 58। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 58 का जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा आपका डी, यथावत रहेगी। क्या रहेगा? यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। यदि किसी दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक की भांति ही व्यवहार करेगा। क्लियर? अगर कोई चुंबक है तो उसको अगर काट दिया जाए तो अलग अलग होने के बाद भी वे दोनों टुकड़े एक स्वतंत्र चुंबक के ही भांति व्यवहार करेगा तथा उसका एक सिरा उत्तरी तथा दूसरा सिरा दक्षिणी। जैसे मान लो कि ये चुंबक है, अगर इसको हम आधे से काट दें तो हमारे पास अब छोटे छोटे दो चुंबक हो जाएंगे। तो जो काम ये बड़ा वाला चुंबक करता था वही काम इसका भी यही लक्षण होगा और इसका भी वही लक्षण होगा, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होगा। क्लियर? तो क्या रहेगा? यथावत रहेगा, यथावत ही रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। स्थिर विद्युत अवक्षेपित किस नियंत्रण में काम आता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वायु प्रदूषण। इसके पहले अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तीसरा ध्रुव तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। दो ही ध्रुव के बारे में, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो अगर तीसरे के बारे में बात करता है तो वह कौन सा होगा? परिणामी ध्रुव कहलाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें वहां चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा, इसमें 4 विकल्प दे रखा है, लोहे का शील्ड, रबर का शील्ड, पीतल का शील्ड, कांच का शील्ड। तो आपका सही आंसर होगा बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, रबर का शील्ड। ठीक है, बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा, जो है रबर का शील्ड। ठीक है, उपकरणों को रबर के आवरण से घेरकर उन्हें वायु चुंबकीय प्रभाव से मुक्त रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो पराबैंगनिक, औरक्त, सूक्ष्म तरंग, मिलीमीटर तरंग। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी सही होगा, सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सी विकल्प आपका सही है। तो इस सीरीज में विद्युत के चैप्टर से ये हम इतने ही क्वेश्चन रख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आपके लिए विविध के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा विविध के, ठीक है, विविध के क्वेश्चन लेके आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज ये विद्युत का हो गया, इतना ही आज इसमें रखते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अब मैं आपके लिए विविध के क्वेश्चन लेके आऊँगा, विविध के, और विविध में जैसे खोज वगैरह हो गया, इससे संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।